हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 5 का यह दूसरा पाठ है। पहले पाठ में हमने कोयला गैस तक अध्ययन कर लिया था। तो चलिए हम इसके आगे पेट्रोलियम से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कोयला गैस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कोयला गैस जो है वो कोक बनाते समय हमें प्राप्त हो जाता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो लंदन में सबसे पहले इसका उपयोग हुआ था 1810 में, और उसके बाद न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास हुआ था। और प्रथम बार जो है इसका उपयोग रोशनी के लिए किया गया था, जो सड़कों पर रोशनी होती है उसके लिए। और आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। तो छोटे वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार में हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं, जबकि भारी वाहन जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने में हम डीजल का यूज करते हैं। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द का उत्पत्ति पेट्रा अर्थात चट्टान एवं ओलियम अर्थात तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम जो है वो दो शब्दों से बना है। पहला है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। पेट्रा मतलब चट्टान और ओलियम मतलब तेल, और ये जमीन के नीचे से चट्टानों के मध्य से हम इसे निकालते हैं। चित्र 5.4 में से देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो इसका उत्तर हम अभी देखेंगे। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो इससे हम यह समझते हैं कि इसका निर्माण भी लगभग कोयले के जैसा ही हुआ है। अंतर बस इतना है कि पेट्रोलियम के निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब समुद्र में रहने वाले जीव मृत होते हैं, मतलब मर जाते हैं, और समुद्र के नीचे तली में चले जाते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी और रेत के कण कणों द्वारा वे क्या होते हैं, ढक जाते हैं। और लाखों वर्षों के बाद मिट्टी और रेत के कणों से ढकने के बाद वायु की उनमें अनुपस्थिति हो जाती है। उनमें उच्च ताप होता है, दाब भी उसका बढ़ जाता है, और इसी उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव जो है वो पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार। तो यहाँ पर देखिए, यह गैस का भंडार है, यह तेल का भंडार है, और यहाँ पर जल है। यहाँ हम पा रहे हैं कि जल जो है वो सबसे नीचे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तेल जो होता है वो जल से हल्का होता है और तेल जल के ऊपर तैरता है, इसलिए जल नीचे है और तेल ऊपर है। यहाँ पर दो कुएं लगाए गए हैं, यह गैस का कुआं है और यह तेल का कुआं है। यहाँ से गैस निकलता है और यहाँ से तेल को निकाला जाता है। तो इस चित्र को हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर एक नोट है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवर्धित अर्थात ड्रिल किया गया। प्रश्न आएगा कि विश्व में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया? तो आंसर होगा हमारा पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में। 8 वर्ष बाद, जस्ट 1859 के 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। असम कहाँ है? तो भारत में ही है। तो भारत में 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। और भारत में कहाँ कहाँ पर तेल मिलते हैं? तो भारत में तेल मिलते हैं असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई अर्थात महाराष्ट्र में, और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में। अब है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण का मतलब है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कैसे होता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। तो जब हम पेट्रोलियम को खोद कर निकालते हैं तो हमें डीजल या फिर पेट्रोल प्राप्त नहीं होता है, जबकि हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। उसी में ये सभी संगठक मिले होते हैं, मतलब उसी में वो संगठित रहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों, प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। तो परिष्करण क्या है? तो जब हमें पेट्रोलियम मिलता है और पेट्रोलियम से हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग करते हैं, उस प्रक्रम को परिष्करण
कहते हैं हम लोग। तो परिष्करण को फिर से समझेंगे। तो जब हमें पेट्रोलियम मिलता है तो पेट्रोलियम को पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि के रूप में जब हम इसे अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं तब हम उस प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। तो इसका एक फैक्ट्री होता है जिसे हम पेट्रोलियम परिष्करणी कहते हैं। इसी में अलग अलग मशीनों द्वारा अलग अलग पदार्थों को निकाला जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं सारणी 5.1। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। यहाँ पर पेट्रोलियम के संघटक हैं और यहाँ पर उपयोग है। तो ये सभी जो है वो पेट्रोलियम से ही हमें प्राप्त होते हैं और इसका क्या क्या उपयोग होता है उसका हम अभी अध्ययन करेंगे। पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस को हम एलपीजी बोलते हैं और एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसे हम हमेशा याद रखेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग कहाँ होता है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का उपयोग होता है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के विलायक में। फिर है मिट्टी का तेल, इसका उपयोग होता है स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन में। डीजल का उपयोग होता है भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में। फिर है स्नेहक तेल का उपयोग होता है स्नेहन करने के लिए। फिर है पैराफिन मोम का उपयोग मरहम बनाने, मोमबत्ती बनाने, वैसलीन आदि बनाने में होता है। फिर है बिटुमेन का उपयोग कहाँ होता है? पेंट बनाने में, सड़क निर्माण करने में। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन ही है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का जो परिवहन है उसका हम परिवहन करते हैं पाइपों द्वारा और प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित करते हैं। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हम हमेशा याद रखेंगे, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस को हम इसी रूप में भंडारित करते हैं। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। यह प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में, मतलब ना के बराबर ही करता है। इसलिए आज हम वाहनों में इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। तो इसे हम अपने घरों में ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं सीएनजी का। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। तो सीएनजी का जो पाइपलाइन है वो कहाँ कहाँ पर है भारत में? हमारा आंसर होगा बड़ोदरा, मतलब गुजरात में, दिल्ली के कुछ भागों में और अन्य स्थानों पर। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है वो बहुत सारे पदार्थों के रूप में, बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में होता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस मिलते हैं कहाँ कहाँ पर? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, इसका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। तो जी हाँ, ये सभी समाप्त होने वाले संसाधन हैं, जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। तो इनका जो निर्माण होता है पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन, कोयले आदि का, उसके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है और इसका जिस तरह से दोहन हो रहा है उससे यह अनुमान लगाया गया है कि ये इसका जो भंडार है वो कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो जब कोयला, पेट्रोलियम ये सब जलते हैं तो इससे बहुतायत में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें
निकलती है, जो क्या है, जो हमारे वायु प्रदूषण का मुख्य कारक हैं। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। विश्व उष्णन यहाँ पर एक नया शब्द है। विश्व उष्णन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, तो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक जो वायु प्रदूषक हैं, इसका मात्रा बढ़ जाता है। और ये विश्व उष्णन का मुख्य कारण बन जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। तो हम इस लाइन को पढ़कर यह समझते हैं कि हमें हमेशा कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। जितना प्रयोग में लाना है, हमें उससे अधिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो इसके उपयोग से हमें बचना चाहिए। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। तो PCRA क्या है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। तो यह क्या करती है, तो गाड़ी चलाते समय हमें किस प्रकार डीजल पेट्रोल आदि को बचाना है उसके बारे में यह हमें बताती है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, मतलब हमें गाड़ी को मध्यम गति से चलाना चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। यातायात लाइटों या फिर जहां पर भी हमें प्रतीक्षा करना हो वहां पर हमें गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। बंद करने से इंजन बंद और पेट्रोल और डीजल का खपत कम, मतलब रुक जाता है वहां पर। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, मतलब अधिक धुआं निकल रहा हो तो उसे हमें ठीक कराना चाहिए। यही है गाड़ी का रखरखाव। तो चलिए, इस तरह से हमारा 5वां पार्ट भी खत्म हो गया है, और अगले पार्ट में हम अध्याय 6 को पढ़ेंगे। अध्याय 6 के भी 2 पार्ट होंगे, और इसके जो प्रश्न उत्तर का सीरीज जो है वो कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज है नोट्स बनाने का, तो नोट्स बनाने का मैंने 2 वीडियो डाल दिया है, तो आप उससे भी जा करके देख सकते हैं। और एक बात, उसमें नोट्स के अलावा हम उसमें कुछ प्रश्न उत्तर को भी डाले हैं, मतलब उसी के नीचे हम प्रश्न उत्तर भी लिख करके उसमें इसमें दिया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।